नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे प्रवासियों का मेला, विपक्ष बोला चुनावी खेला। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के चलते अब प्रदेश सरकार को आगामी 2027 की तैयारी में चुनाव को और बेहतर तरीके से करने पर संगठन द्वारा जोर दिया जा रहा है, जिसपे खास तौर से निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के तौर में देखा जा रहा है। तो वहीं अब सरकार को प्रदेश में अपने वोटरों को इकट्ठा करना, साथ ही प्रवासियों को प्रदेश में विस्थापित करना एक बड़ा उद्देश्य बन गया है। और यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा 12 जनवरी को एक दिवसीय उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और सम्मेलन में 17 देशों में रहने वाले उत्तराखंडी प्रवासी पहुंच रहे हैं। अब तक 50 से अधिक जाने माने प्रवासी उत्तराखंडियों ने सम्मेलन के लिए अपना पंजीकरण भी करवा लिया है। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। सम्मेलन में उत्तराखंड में निवेश की संभावना, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, कौशल विकास, विदेश में रोजगार, उच्च शिक्षा और जड़ी बूटियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। बताते चलें कि 2023 में खुद मुख्यमंत्री धामी विदेश में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों को अपनी मिट्टी से जोड़ने की पहल को लेकर विदेश गए थे, जहां प्रवासियों ने उनका उत्तराखंड के रीति रिवाज से स्वागत भी किया था। और इस दौरान तमाम सफल लोगों की मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी, और जिसमें जल्द ही उत्तराखंड में वापसी व सभी सरकार द्वारा दिए जाने वाले सुख सुविधाओं सहित कई पहलुओं को लेकर वार्ता हुई। हाल ही में बीते सोमवार को पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जिलाधिकारियों को प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ सहयोग करने के दिशा निर्देश भी दिए। सरकार का मानना है कि देश विदेश में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडी राज्य में गांव गोद लेने में भी उत्साह दिखा रहे हैं, जिसमें अब तक कई गांवों को प्रवासियों ने गोद भी लिया है। यही मुहिम और बेहतर करने और प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन विपक्ष का मानना है कि साथ ही रोजगार, शिक्षा संबंधित विषयों की वजह से उत्तराखंड के लोगों को बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और यही वजह है कि पलायन पर सरकार कोई रोक नहीं है। जो प्रवासी आना भी चाहते हैं, उनके प्रवास के लिए सरकार के पास कोई ठोस कदम भी नहीं है। आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश का कार्यकाल संभालते ही प्रवासी उत्तराखंडी भारतीय लोगों का सम्मेलन किया था। देश विदेश में रहने वाले प्रवासियों को 2 दिवसीय कार्यक्रम में भी बुलाया गया था, जिसका उस समय राज्य सरकार को अच्छा अनुभव भी मिला। यही वजह है कि अब सभी के अनुभवों के साथ सरकार प्रवासी सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में उत्तराखंडी प्रवासियों के आने का अनुमान धामी सरकार को। देखिए, इससे पहले हमने प्रवासी उत्तराखंडी भारतीय लोगों का सम्मेलन किया था, जो देश के विभिन्न कोनों पर, देश के विभिन्न स्थानों पर रहने वाले उत्तराखंड के हमारे भाई बहन हैं, उन सबको बुलाया था। उन सबको पूरे 2 दिनों तक, एक दिन लगातार पूरे दिन चर्चा करी थी, और एक बड़ा अच्छा उसका अनुभव रहा कि सब लोग हमारे अपने अपने पैतृक स्थानों से जुड़े। उन्होंने अपने अपने पैतृक स्थानों पर काम करने के लिए, उत्तराखंड की विकास में अपना योगदान देने के लिए हम सबके साथ हाथ बढ़ाया है। और उसी के साथ हमने तय किया था कि एक ये काम की भी हमने शुरुआत की, एक नया इस प्रकार का सभी प्रवासियों को बुलाने का भारतवर्ष, इसी प्रकार से पूरे देश दुनिया में रहने वाले जितने भी हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं, उनका भी हम सम्मेलन कर रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया के अंदर उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अनेक विशिष्टताएं प्राप्त की। उत्तराखंड में हो रहे लगातार पलायन को लेकर सभी विपक्षी दल लगातार सरकार पर पहले से ही निशाना साधे हुए हैं, और अब वहीं चुनाव के चलते सरकार का खास तौर से प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन को लेकर आयोजित सम्मेलन पर विपक्षियों का यही मानना है कि सरकार का सिर्फ एक दिखावा है। लगातार सरकार प्रवासियों को प्रदेश में रोकने में विफल साबित हुई है। अगर सरकार कुछ करना भी चाहती है तो पहले प्रदेश में बेहतर शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जैसी सुविधाओं को जनता के लिए सही करे, जिनको लेकर अभी तक सरकार ने कोई काम नहीं किया। और यही वजह है कि तमाम उत्तराखंड प्रवासी अपने ही प्रदेश में आने से कतरा रहे हैं, लेकिन जो प्रदेश में आना भी चाह रहे हैं, उनको सरकार प्रदेश में रोकने में विफल साबित हुई है।
इसके बाद सरकार कोई भी सम्मेलन कर ले कोई फायदा नहीं। और वापस यहाँ अपनी देवभूमि में आ रहे हैं, उत्तराखंड में आ रहे हैं, उत्तराखंड को और विकसित उत्तराखंड होता देख रहे हैं, लोगों से जुड़ाव और मिलन हो रहा है, लोग एक दूसरे को कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे उत्तराखंड देवभूमि में ये बहुत ही सराहनीय पहल करी गई है और इस प्रवासी सम्मेलन को लेकर हमारे उत्तराखंड के सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। कि प्रवासी सम्मेलन हो रहा है, अच्छी बात है। अगर प्रवासी उत्तराखंड के विकास में अपना योगदान देते हैं और सरकार योगदान लेने में सफल रहती है तो निश्चित तौर पर ये उपलब्धि होगी। लेकिन सरकार ने पहले भी रिवर माइग्रेशन के बड़े बड़े दावे किए हैं। सरकार की बातों पे भरोसा करके प्रवासी उत्तराखंड लौट करके भी आए, उन्होंने निवेश के प्रस्ताव भी सरकार को दिए। लेकिन साल भर तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद, जूते चप्पल घिसने के बाद निराश होकर के सभी लोग वापस लौटने के लिए मजबूर हुए हैं। तो सरकार को सबसे पहले तो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत करने की आवश्यकता है, अपनी नीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता है, जिससे प्रवासियों के लिए निवेश का माहौल बने, सरकारी जो कार्य प्रणाली है उसका सरलीकरण हो, तभी तो इसका लाभ मिलेगा। और केवल अगर बयानबाजी होंगी, बातें होंगी और चुनावी केंद्रित सम्मेलन होंगे तो उसका तो कोई लाभ राज्य को नहीं मिलेगा। बिल्कुल, प्रवासी सम्मेलन भी कर लेंगे, ये लोग बुला भी देंगे। कई बार पहले भी लोगों ने प्रयास करा है कि प्रवासी सम्मेलन, जब आप पहाड़ों में भाई साहब, आप बच्चों को, बुजुर्गों बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। 21वीं सदी की शिक्षा जो आज अंग्रेजी मीडियम के विद्यालय में मिल रही है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पाएंगे। एक एक्सरे कराने के लिए, कुछ टेस्ट कराने के लिए बड़े देहरादून तक भागना पड़ता है, हल्द्वानी तक भागना पड़ता है, बड़े शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है। आप वहाँ पे रोज़गार नहीं देंगे, आप वहाँ पे जो है पर्यटन को उनके रोज़गार परक नहीं बनाएंगे, तो कैसे पलायन कैसे वापस हो जाएगा? ये खाली एक आडंबर है, दिखाने का है इनका आडंबर, दिखाने की देखो जी हम ये प्रयास कर रहे हैं। और गाँव प्रतिदिन बंजर होते जा रहे हैं, स्कूलें खाली हो रही हैं, गाँव बंजर हो रहे हैं। एक न एक दिन तो समझ ही जाएंगे। जो काफ़ी लोग, आज लोग हमारे यहाँ भी बहुत लोग शामिल हो रहे हैं, जैसे इन्होंने जो है अग्निवीर कर दिया वो फौज में, तो फौजी लोग बोल रहे यार हमारी रोजी रोटी का साधन तक पूरे उत्तराखंड का ये था, ये भी इन्होंने हम लोगों से छीन दिया। तो लोग समझ रहे हैं और बड़ी संख्या में यूनिटी के साथ जुड़ रहे हैं लोग। राज्य गठित होने के बाद से लगातार प्रदेश में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसमें कांग्रेस और भाजपा सरकारों ने हर प्रयास किए, लेकिन अब तक देखा जाए तो इस राज्य की अपनी ही कई पीड़ा है। राज्य में युवा, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, पलायन और साथ ही सत्ता परिवर्तन इस प्रदेश की गति में रुकावट बनता नजर आए हैं, जिनका खामियाजा सिर्फ यहाँ की जनता को ही भुगतना पड़ा। अगर धामी सरकार की उत्तराखंड प्रवासियों को प्रदेश में वापस विस्थापित करने, उद्योगों को लगाने में कामयाब होती है तो आने वाले समय में प्रदेश को लगी बीमारी, पलायन हो या बेरोजगारी जैसी गंभीर मामलों से निजात मिल सकती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में कुंवर जपेंद्र सिंह जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और हमारे साथ में आशीष सैनी साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, और हमारे साथ में शिव प्रसाद सेमवाल जी हैं, अध्यक्ष राष्ट्रीय रीजनल पार्टी की ओर से। रविंद्रनाथ कौशिक जी हमारे साथ में जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इन्हीं के साथ में हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं। आवाज मिल रही है सर आपको? आवाज यूकेडी की ओर से बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शांति प्रसाद जी, प्रवासियों का मेला लगाने के लिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री कदम बढ़ा रहे हैं। इसके पहले भी प्रयास हुआ, लेकिन क्या प्रयास के अलावा कुछ दिखा था? एक तरफ पलायन इतना हावी और उसके बाद प्रवासियों को किस बिना पर दोबारा से प्रदेश में बुलाने की तैयारी है? क्या पलायन रोक पाई सरकार जो प्रवासियों को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है? ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी जुमला है। आपको अच्छी तरह याद है, लोकसभा चुनाव के समय पर भी इन्होंने इन्वेस्टर समिट किया था। उसके क्या हाल है बताने को तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कितने यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है। ऐसे ही अब चुनाव आ गए निकाय के तो प्रवासियों की याद आ गई। कुछ नहीं है, राजनीतिक नौटंकी है, वोट साधने की बात है। भारतीय जनता पार्टी हर उस कार्य में
असफल हुई है, जिससे जनता को लाभ मिलना होना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी श्वेत पत्र जारी है कि इससे पहले जितने भी आपने सम्मेलन किए हैं उसमें उत्तराखंड की जनता को क्या लाभ दिया है? उत्तराखंड के मूल निवासी अधिकार तो छीन रहे हो, यहाँ तो बचा नहीं पा रहे हो, और चिंता कर रहे हो जो प्रवासी हैं उनको उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप जो है यहाँ उनके साथ मिलना चाहते हो। हम पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी बताए इन 15 सालों में जितने भी आपने इस तरह के प्रोग्राम किए उसका क्या लाभ उत्तराखंड की जनता को हुआ? अरे जनता 1 लाख करोड़ के कर्ज में डूब गई, शिक्षा मिल नहीं रही है, सड़कों में बेईमानी चल पड़ी, स्मार्ट सिटी बदनाम हो गई, देहरादून बीमारियों का अड्डा बन गया, पहाड़ों में हॉस्पिटल है नहीं। ये भाजपा अच्छी तरह जानती है कि चुनाव में जिन चीजों से इनको जनता घेरेगी उससे बचने के लिए ये राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। ठीक है, हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आशीष सैनी साहब है। प्रदेश प्रवक्ता, बहुत स्वागत सर आपका भी। आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रवासियों का जो मेला लगाने का प्रयास है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्यूज हेडलाइन बनाने का काम करती है। उनका काम केवल ये है कि अगले दिन अखबार में क्या ऐसी खबर छपे जिसके आधार पर उनके जो काम नहीं कर पाने की क्षमताएं हैं और जिस प्रकार से सरकार अपने घोषणा पत्र से लेकर राज्य के लोगों की जो मांग है उसको पूरा करने में जो हर मोर्चे पर, हर कोने पर विफल हो रही है, तो ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा है जो हफ्ता 10 दिन तक न्यूज में रहेगा और उसकी न्यूज क्रिएट करने के लिए बीजेपी सरकार प्रयासरत है कि उसका समाचार अखबार में छपे, उनके मतदाताओं को लगे कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। और ये जो प्रवासी भी हैं, ये प्रवासी अगर आप मूल रूप से देखेंगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न जगहों पे रहने वाले, विभिन्न विभागों में काम करने वाले पदाधिकारी है, वो उन सबको इनको ये इस राज्य में नहीं आए, ये हर राज्य में से ही इकट्ठे होकर जाते हैं और वहां पर माहौल बनाते हैं। आज गुजरात वाइब्रेंट का उदाहरण दूंगा। पिछले 20-25 साल से लगातार मोदी जी वाइब्रेंट गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में एक कंपनी आई है, टाटा नैनो, जिसने नैनो का प्लांट सिंगूर से उठाकर वहां भेजा। ये एक उदाहरण मैं आपको दूंगा और पता लग जाएगा कि असलियत क्या है। टाटा नैनो के सिंगूर प्लांट में जो मजदूर 18,000 रुपए की सैलरी पर काम करता था, वहां गुजरात वाले प्लांट पर उसको 6,500 रुपए मिलते थे। और टाटा नैनो अब उत्पादन बंद कर चुकी है, बंद हो गई है वो कंपनी, और उन्होंने उस कार का उत्पादन ही बंद कर दिया है क्योंकि वो उसकी वायबिलिटी नहीं आई। उसका नहीं आने का कारण क्या है? आप मजदूरी भी कम दे रहे हैं, आपको जमीन भी मोदी सरकार ने फ्री दे दी, उसके बाद सब्सिडी भी दी, उसके बाद भी आपका प्लांट बंद हो गया। तो उत्तराखंड में भी क्या है, एक मुंह से ये बात करते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज ना हो, स्थानीय लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले और उनको रोजगार के अवसर मिले। दूसरी तरफ आप प्रवासियों को बुलाकर उनके सहारे से, उनके नाम से बाहरी निवेश को राज्य में लाना चाहते हैं, जिसमें आपका उद्देश्य बिल्कुल 100% राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बेरोजगार और जो कहते हैं लालची टाइप के जो हमारे ऐसे उद्योगपति है, हालांकि सबको ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनको ये लाते हैं, जो भ्रष्टाचार की नींव रखते हैं और भ्रष्टाचार से उत्तराखंड की राजनीति को और सियासत को कलंकित करके जिस तरह से इन्होंने उत्तराखंड को बदनाम करने का काम किया है, वही ताकतें आज रास्ता बदलकर और चेहरे बदलकर आ रही है। इसमें पुष्कर सिंह धामी जी का अपना कोई घोषणा नहीं है, अपनी कोई योजना नहीं है और ना ही इसका कोई विजन है। ये विजनलेस एक प्रोग्राम है जो केवल 2-3 दिन अखबार की सुर्खियां बनेगा, उसके बाद एक कूड़े के ढेर में चला जाएगा। उसके बाद ये लोग कभी इस बारे में बात करते हुए दिखाई नहीं देंगे। ये इनकी सच्चाई है। दूसरी चीज क्या है कि चुनाव के समय करने का कारण क्या है? इनको मालूम है कि चुनाव आयोग की एक आचार संहिता है, उसका पालन करना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री एक जगह, एक नगर पंचायत में जाते हैं, बहुत सारी घोषणाएं करते हैं, चुनाव घोषणा होने के बाद दूसरी जगह जाएंगे, अब ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये इनको सब चुनाव के समय में याद आएगा। और आपको मैं गारंटी देके कह रहा हूं आपके चैनल पर कि 23 जनवरी के बाद उत्तराखंड की सरकार 6 महीने के लिए सो जाएगी। अब कोई काम नहीं होगा 6 महीने तक। 6 महीने बाद फिर अगर किसी ने कोई आवाज उठाई, कोई समस्या हुई, इनको याद आई, तो अचानक से इनको जब याद आएगा तो एक शगुफा छोड़ेंगे। कभी लैंड जिहाद की बात करेंगे, कभी समान नागरिक संहिता की बात करेंगे, कभी किसी की बात करेंगे, और बात वही कूड़े के ढेर में चली जाएगी। राज्य के नागरिक का, राज्य के छोटे नए कारोबारी का, आज 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का नौजवान पूरे उत्तराखंड के नेताओं की तरफ बड़े ध्यान से देखता है कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं। ना उच्च शिक्षा की कोई बात हो रही है,
ना कोई संस्थानों को राज्य में लाने की बात है, ना ही कोई औद्योगिक निवेश की बात है। 2017 से लेकर अब तक बिल्कुल ठंडे हाथ बैठे हुए हैं और कोई ऐसी चीज राज्य को नहीं दे पाए जिसके बारे में ये वोट मांग सके, जिसका नाम लेकर ये अपने पीठ थपथपा सके और जिसका नाम लेकर इनके प्रवक्ता कह सके छाती तान कर कि हाँ हमारी सरकार ने ये काम किया है। केवल गाल बजाई, दूसरों को गाली देना और उसके बाद ऐसे काम करना जिसकी राज्य में कोई मांग नहीं हुई है। उद्योग और कारोबार, प्रशिक्षण, ये सब विषय बेमानी साबित हो चुके हैं। एक नया टेक्निकल एजुकेशन का संस्थान, एक कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कुछ चीज नहीं है। जो पीएचडी करने के लिए स्टाइपेंड है वो भी घटा दिया गया है और राज्य के अंदर फिर एक कोमा में चला जाएगा पूरी सरकार कि इस कार्यक्रम के बाद 23 जनवरी के बाद जो कोमा 1 महीना चले, 2 महीना चले, 3 महीना चले, वो इनकी अपनी इच्छा के ऊपर। ठीक है, हमारे साथ में और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में जपेंद्र जी भी हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में शिव प्रसाद सेमवाल जी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उसके बाद में हम अंतिम में प्रतिक्रिया लेंगे जपेंद्र जी की। शिव प्रसाद जी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय ओरिजिनल पार्टी की ओर से। स्वागत सर आपका भी। प्रवासियों का मेला क्या चुनावी खेला असल में है या मंशा कुछ और है? नहीं, मेरे ख्याल से हर समय सरकार के किसी भी काम को केवल शक के नजरिए से देखना मैं नहीं मानता हूँ कि ज्यादा स्वस्थ कदम है विपक्ष का भी। और लेकिन इसके बजाय हमें, क्योंकि भाई प्रवासियों से बातचीत की जा रही है, ये अपने आप में वेलकम किया जाना चाहिए। और अगर प्रवासी यहाँ पर आएंगे, उनको बुलाएंगे तो वो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करेंगे, कुछ विद्यालयों को गोद लेंगे, कुछ हो सकता है अस्पतालों को गोद ले लें, कुछ कर लें, तो भाई वो तो अपना पैसा ही लगाएंगे यहाँ पे। दूसरा, हमें इन चीजों पे जरूर ध्यान रखना चाहिए कि प्रवासियों को आगे ब्रेन ड्रेन ना हो, यहाँ पे लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर ना होना पड़े, उसके लिए भी उनसे चर्चा की जानी चाहिए। और इन चीजों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये केवल एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे ना हो, या केवल एक प्रवासियों का आयोजन हो जाए, उसमें कुछ 100 करोड़ रुपए बजट ठिकाने लगा दिए जाएं, उसके बाद उसका कोई फॉलो अप ना हो, जैसे कि पिछले इन्वेस्टर समिट के दौरान लगातार होता रहा है कि कई बार ग्राउंडिंग नहीं हो पाती है उस तरीके से जिस तरीके से हम लोग चाहते हैं, क्योंकि सरकारें फिर नए प्रोजेक्ट की तरफ फिर लग जाती हैं। तो ये चीजें ना हो, इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और जो विपक्षी दल हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं, हमारी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है और तमाम हमारे साथी हैं, उनके लिए एक ही चीज है कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को थोड़ा सा प्रेशर बनाया जाए ताकि सरकारें और ज्यादा जवाबदेह हों, ज्यादा से ज्यादा इससे इस जो प्रवासी सम्मेलन है इससे एक फायदा हो स्टेट को। इसका हम लोग भी प्रॉपर ध्यान रखें, प्रॉपर आवाज उठाते रहें, जहाँ पे भी हमें कुछ लेगुना दिखते हैं, कोई लूप होल्स दिखते हैं, उन पे जवाब जरूर हमें सवाल करने चाहिए। और अगर प्रवासी लोग देखो बाहर जो रह रहे हैं डॉलर में कमा रहे हैं, और अगर कुछ डॉलर जो है उत्तराखंड में भी इन्वेस्ट हों तो अपने आप में एक स्वस्थ बात है। इसको आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने सोचा है सरकार ने। अब सरकार अगर प्रचंड बहुमत की है और उसे चुना है तो भाई वो अपने हिसाब से, कोई भी सरकार ऐसा काम नहीं करती कि उसका वोट बैंक गिर जाए, जनता नाराज हो जाए उनका। और बीजेपी जैसी पार्टी तो कॉर्पोरेट पार्टी है, वो इस हिसाब से सोचती है कि भाई कैसे वोट बैंक बढ़े। तो उन्होंने सोचा होगा कि कहीं ना कहीं भाई ऐसा करने से क्या पता हमारी स्वीकार्यता बढ़ेगी, हमारा बेस बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पक्ष में ही सोचा होगा और जनता ने उन्हें समर्थन दिया है। तो हो सकता है कि भाई सरकार को अधिकार भी है ये सब करने का, लेकिन विपक्ष के नाते हमारी मुख्य भूमिका यह है कि हम प्रॉपर इसकी मॉनिटरिंग करें, इसका अनुश्रवण करें, इसका मूल्यांकन करें, इवोल्यूशन करें और चीजों को देखते रहे कि ये सही दिशा में हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और कहीं इनका हाल जो है, जो पुराने इन्वेस्टर समिट रहे हैं उनकी तरह ना हो जाए, या कहीं प्रवासियों को कुछ फायदा पहुंचाने के या प्रवासियों के नाम पे उत्तराखंड को फायदा पहुंचाने के नाम पे दोबारा से ऐसे कुछ फैसले ना हो जैसे पुरानी सरकारों में हुए हैं कि जैसे जमीनों की लूट को खुली छूट दे दी गई, भू कानून लगभग खत्म कर दिया गया। इस तरीके की जनहित के कंधे पे रख के, बंदूक रख के, जनहित के आड़ में जनहित के लॉजिक के तर्क दे करके कुछ उत्तराखंड का और बुरा ना हो, इस चीज की जिम्मेदारी जो है हमारे विपक्ष के नेताओं की भी होती है और हमारी भी है। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में जपेंद्र जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रविंद्रनाथ कौशिक जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपके पास भी आएंगे, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले जपेंद्र जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। जपेंद्र जी, सभी की ओर से जो चीजें निकलकर सामने आई, आपने कुछ लोगों की प्रतिक्रिया तो सुन भी ली होगी। रोजगार, शिक्षा, पलायन पर एक तरफ प्रदेश में बवाल जारी है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, और दूसरी ओर प्रवासियों को लेकर सरकार कदम बढ़ा रही है। तो ये मनसा स्पष्ट नहीं होती, वही ना कि घर में दाल रोटी खाने को ना हो और आप पनीर की सब्जी बनाने लग जाएं। हम आपकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। आपने ठीक है विपक्ष के
बिल्कुल पसंद के शब्दों का इस्तेमाल करा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच, भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली और भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की योजनाएं उत्तराखंड के समग्र विकास की हैं। जितना पलायन होना था हो चुका, लेकिन भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि भविष्य में पलायन ना हो और जो हमारे प्रवासी भाई हैं वो उत्तराखंड को आत्मसात करें, उत्तराखंड के साथ उनका जुड़ाव बना रहे। अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि के प्रति अगर उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा यहाँ की सरकारों से, यहाँ के अपने भाई बंधुओं से, तो वो तो जा ही चुके हैं। लेकिन घर से अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहते। आज वो सक्षम है, आज वो जाके पूरे देश दुनिया में जाके अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या हमारा ये नैतिक कर्तव्य नहीं बनता कि उन्हें उनकी जड़ों के साथ दोबारा से जोड़ने का प्रयास किया जाए। जन्मभूमि और मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए उन्हें जिस तरह का सहयोग चाहिए, जिस तरह के साधन चाहिए, वो सरकार देने के लिए तैयार बैठी है। हमारे ठीक है, विपक्ष ने राजनीतिक मुद्दे ढूंढने हैं, उसमें आलोचनाएं करनी है, सब जगह ठीक है, वो आप करते रहिए, हम उसका भी स्वागत करते हैं। लेकिन मंशा पर इतने सवाल उठाना ये अच्छी बात नहीं है, ये स्वस्थ विपक्ष का काम नहीं है। मंशा साफ है और ईमानदारी के साथ किए गए प्रयास रंग लाते हैं। उसका रिजल्ट 100% आता है या कम आता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन सरकार और जनप्रतिनिधि पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं और इस प्रवासी सम्मेलन के माध्यम से हम उत्तराखंड के भविष्य को एक सुरक्षित हाथों में सौंपने के साथ साथ उत्तराखंड के समग्र विकास की दिशा में एक कदम सरकार अपने तौर पर बढ़ा रही है, सबके सहयोग से बढ़ा रही है और इसके आने वाले समय में सुखद नतीजे आए, इसी उम्मीद के साथ हम सब लोग इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन देखिए शब्द मैंने आपको लगे कि मैंने विपक्ष की पसंद के शब्द बोले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आम जनता चाहती है। आशीष जी आपके पास में लौटेंगे और आपसे हम विस्तार से बातचीत करेंगे। रविंद्रनाथ जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे भी विस्तार से करेंगे चर्चा। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चलो लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं पलायन और प्रवासियों के आने को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। रविंद्रनाथ कौशिक जी के साथ में इस बार शुरुआत करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। रविंद्रनाथ जी, आपने पक्ष विपक्ष सभी की प्रतिक्रियाओं को सुन लिया, लेकिन आम जनता क्या चाहती है? क्या पलायन जैसी समस्या खत्म हो गई? मतलब उत्तराखंड के साथ में धब्बे की तरह ये एक शब्द जुड़ा हुआ है और उसके बाद भी उस ओर ध्यान न जाना या उसके लिए बड़े कदम ना उठाते हुए बाकी जगहों पर काम करना, क्या सियासत लगता है? देखिए, सरकार तो अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ नहीं रही है। जहां जहां उसे सोचता है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है वो कोशिश कर रही। अब ये है कि अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का लंबा चौड़ा बयान सुन रहा था। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उन्हें सरकार के कुछ करने से दिक्कत है या सरकार के काम करने के तरीके से दिक्कत है। एक दिक्कत देखिए कि साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से तो उन्हें बहुत दिक्कत, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी पे एक जो है सामाजिक सांस्कृतिक संगठन का इतना भारी भूत, ये कोई शुभ लक्षण नहीं है। उन्हें जो है शिव प्रसाद सेमवाल जी से सीखना चाहिए। वो जो है बहुत ही राजनीति में जूनियर है, अभी शुरुआत की है उन्होंने। भाई आप जो है उसका जो है निगरानी के लिए आप जो लगिए, आप जो है सरकार के कामों की निगरानी करिए। जहां कमी आपको दिखाई देती है वो पकड़िए। आप पहले ही आप छींकना शुरू कर दें कि भाई ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, भाई कुछ होने तो दीजिए। अभी जो है वो तैयारी की मीटिंग थी जो मुख्य सचिव जी ने ली थी, उसमें उन्होंने तकरीबन 1.5 दर्जन ऐसे नाम गिनाए हैं सरकार ने, जो उन्होंने गांव छांट लिए हैं कि हम जो है उस गांव में काम करेंगे। भाई उन गांव में जाके देखिए आप, राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व हर जगह, उनके आदमी हर जगह, वहां जाके देखिए, साबित करिए कि भाई जो है वो जो सरकार बता रही है उन गांव में काम नहीं हो रहा है। आप बताइए ना।
ठीक है, अब हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आशीष जी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशीष जी, क्या कहेंगे आप? थोड़ा इंतजार करना चाहिए, रविंद्रनाथ जी का कहना है। देखिए, रविंद्रनाथ जी एक वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे वरिष्ठ है, और अगर वो कोई बात कहते हैं तो हो सकता है उनके मन में कोई अच्छी बात रही होगी, इसके लिए उन्होंने कहा होगा। लेकिन रही बात इस राज्य सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की, इनकी जो नीयत है इस पर किसी को भी विश्वास नहीं है। ये चुनाव जीतने को ही अपना आधार मानते हैं कि हम चुनाव जीत गए तो हमें भ्रष्टाचार करने की खुली छूट मिल गई। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सैकड़ों ऐसी बातें हैं, यदि मैं उनमें से एक प्रश्न को यहाँ उठाऊं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे मित्र जो जपेंद्र जी हैं या रविंद्रनाथ जी हैं या अभी सरकारी ड्यूटी पूरी करके गए अभी शिव प्रसाद सेमवाल जी हैं, मुझे लगता है कि आप यदि सरकार से हम एक सवाल पूछते हैं कि आप एक प्रवासी सम्मेलन कर रहे हैं, मुझे अगर इसमें लगता है कि मुझे इसमें कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है, इसका कारण है कि इससे पहले जो काम हुए हैं उसमें कोई काम हुआ ही नहीं है। एक भी काम, मैं आपको बताऊं, हमारे मुख्यमंत्री जी अनेक राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, हमारे प्रवक्ता यहाँ मौजूद है, बहुत सारे लोग हैं, अखबार छपते हैं, तो कोई एक काम तो छपे कि सरकार ने काम किया है। सरकार की हेडलाइन होती है, उनके जो समाचार छपते हैं कि हम ऐसा काम करने जा रहे हैं, होर्डिंग पे आता है कि ऐसा काम करने जा रहे हैं, लेकिन एक भी चीज ऐसी नहीं आती कि हमने ये काम किया है। मैं पलायन के संबंध में और रिवर्स पलायन के बारे में एक बात कहूंगा। रिवर्स पलायन के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं की गई। हमने कहा कि राज्य सरकार के जो छोटे छोटे कारोबारी और उद्योगपति है, यदि कोई बड़ी इंडस्ट्री लगानी है और बाहर का निवेशक आएगा तो राज्य के नागरिक की जो हिस्सेदारी है वो 51% या उससे अधिक होनी चाहिए। राज्य के जो बैंक है वो हमारे उद्योगपतियों को, हमारे छोटे कारोबारियों को फाइनेंस करने का काम करे। उत्तराखंड वित्त निगम उनको पैसा दे। वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना जिसमें पर्यटन के विकास के लिए कर्ज देने की बात हुई है, वो कर्ज कितना दे रहे हैं, ये सारी चीज अगर आप उठा के देखें, मुद्रा लोन उठा के देखेंगे, आज मुद्रा लोन के सारे डिफॉल्टर भाजपा का झंडा लेकर भाजपा के नारे लगाते घूम रहे हैं, लेकिन कोई कारोबार नहीं कर रहे। ये सब डेटा रविंद्रनाथ जी आपको उठाना पड़ेगा। आप बिल्कुल आंख बंद करके सरकार पर भरोसा करके बैठ जाएंगे तो राज्य के लोगों के गर्दन पर, खासकर युवाओं की गर्दन पर जो कुल्हाड़ी भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार की रखी है, उसकी जिम्मेदारी फिर आपके कंधे पर भी आएगी। इस राज्य में जिस प्रकार से आर्थिक बदहाली का हालात बनने जा रहा है, अभी किसी ने हमारे वक्तव्य में आया कि जो अग्निवीर योजना है उसका कितना नुकसान उत्तराखंड राज्य को है, इसका भी आप आकलन भी नहीं कर सकते। हमारे राज्य के लोग 4-4 साल की नौकरी करके रिटायर होके आएंगे और वो भाजपा कार्यालयों पर से लेकर भाजपा के नेताओं की चौकीदारी करने का काम करेंगे। जिन्हें शहीद बनना था, जिन्हें देश की रक्षा करनी थी, आपने उनको क्या बना के छोड़ दिया? आप बताइए ना, बीजेपी की ऐसी कौन सी योजना आपकी समझ में आई है? मैं उज्ज्वला योजना की बात करता हूं, उनका सिलेंडर भराने तक के पैसे नहीं है, आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, सरसों का तेल का भाव आपने बढ़ा दिया। ये जो बेमेल काम हो रहे हैं, बिना सिर पैर के तुगलकी फरमान जारी होते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय से, और वो दिखाई नहीं देते। राज्य में निवेश के नाम पर मुझे आप बताइए कि एक फैक्ट्री कहाँ लगी है और उसमें राज्य के नागरिक की हिस्सेदारी कितनी है? कोई जीरो काम। एक मिठाई का डिब्बा, एक लड्डू हमने नहीं खाया कि राज्य में कोई नया निवेश आया हो, कोई औद्योगिक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया हो, कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। हमने केवल फार्मा के और उनके बंद होते प्लांट भी देखे हैं, लेकिन नया बना हुआ प्लांट नहीं देखा। आप राज्य में उद्योग अगर नहीं लगाएंगे तो बाहर का निवेशक आगे करेगा क्या? राज्य में आपने जितने हमारे तीर्थ स्थल है उनके सौंदर्यीकरण के नाम पर केवल भ्रष्टाचारी तो किया है। वहां नागरिकों की सुविधाओं के नाम पर क्या दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आपने सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई, लेकिन उसके सामाजिक दुष्प्रभाव का आकलन किया आपने? कभी नहीं किया। उत्तराखंड राज्य को जिस प्रकार से एक आइडियल मॉडल बनाने की बात चल रही है कि सीए कानून लाएंगे तो पहले उत्तराखंड में लाएंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे तो पहले उत्तराखंड में लाएंगे, यानी हर काम की नौटंकी की शुरुआत जो भारतीय जनता पार्टी देश में करना चाहती है उसकी शुरुआत उत्तराखंड से कर रही है। उस काम में मुख्यमंत्री जी नंबर 1। मुझे बताइए कि जो अभी समान नागरिक संहिता कानून आया है उसमें कौन सी नागरिकता, कौन सा कानून, कौन सी लाइन है जहां समान संहिता की बात हुई है? मुख्यमंत्री जी ने बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर कहा कि उच्च शिक्षा में जाने वाले व्यक्ति को, जो उच्च शिक्षा में जाना चाहता है, हायर एजुकेशन में कहने की ट्रेनिंग करना चाहता है, हम ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। मेरी अपनी जानकारी में उत्तराखंड में एक भी ट्रेनिंग सेंटर सरकार के स्तर पर नहीं खोला गया है या सरकार उसको वित्त पोषित नहीं कर रही है। आप जो हायर एजुकेशन की बात करते हैं, लबासना जैसा संस्थान मसूरी में है, ये सब पहले से बने हुए हैं। आप ट्रेनिंग सेंटर के नाम पर, मुझे बताइए ना, उत्तराखंड का बच्चा आईएएस अफसर बने,
इसके लिए सरकारी प्रयास पिछले 2017 के बाद क्या हुआ है? हमारे यहाँ मीडिया के इतने सारे चैनल से काम करते हैं, बहुत बड़े स्तर पर काम करते हैं। मीडिया जो हमारा एक सेंटर है वहां पर बना हुआ देहरादून में परेड ग्राउंड में, उसके अलावा बताइए मीडिया के लिए आपने क्या किया? और जो हमारे राज्य के वकील हैं, राज्य से बाहर काम करते हैं, यदि राज्य में वकालत करेंगे तो उसके लिए क्या? ये सब चीजें हैं। मेरा सवाल केवल सरकार की नीयत पर है। जब कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री जब अपने कमरे में बैठते हैं तो किन लोगों से बात करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या उनका बयान होता है, क्या भाषण है, इन सब में कोई एकरूपता नहीं दिखाई दी। इसलिए हमें सवाल है, हम ये कह रहे हैं पिछले काम आपके फेल हो गए तो अगले जो अपने बच्चों को उत्तराखंड लाएगा और यहाँ नशे की चपेट में छोड़ देगा, कौन अमेरिका में रहने वाला कौन सा हमारा उत्तराखंड का नागरिक है जो चाहेगा कि मैं वापस आऊं और हमारे बच्चों को कारोबार और रोजगार के अवसर तो छीनी जाए उनके हाथ से? साथ ही जो नशे का कारोबार यहाँ चल रहा है उसकी चपेट में आने के लिए कौन रोकेगा? आपने हमारी सरकार में, मुझे अच्छी तरह ध्यान है, उत्तराखंड सरकार जब हरीश रावत जी की सरकार थी, हमने एक योजना बनाई, मैं उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ कि हमने कहा कि कोई भी बड़ा स्कूल, कोई भी बड़ी संस्था यदि राज्य में बोर्डिंग स्कूल खोलना चाहती है पहाड़ों में, बहुत सुदूर पहाड़ों में, तो हम उसको सब्सिडाइज रेट पर यानी 1 रुपए मीटर पर जमीन देंगे। उसमें केवल एक स्कूल खुल पाया था, बाद में हमारी सरकार नहीं रही, लेकिन पिछले 7-8 साल में तो कोई स्कूल नहीं खुल पाया। राज्य के बाहर के लोग यहाँ बच्चे पढ़ने नहीं आ पाए। इतना सुंदर वातावरण, पर्यावरण हमारा अच्छा है, उसकी रक्षा के लिए। और पर्यावरण की बात करूंगा तो हंसी आती है कि उत्तराखंड पर्यावरण की रक्षा में हिंदुस्तान में नंबर 1, और उसके बाद देहरादून की राजधानी में प्रदूषण इतना है कि अगर आप दिल्ली से कंपेयर करने लगेंगे थोड़े दिनों बाद, उसके बाद स्थायी राजधानी का मुद्दा नहीं सॉल्व हो रहा, तो आप नागरिक अगर निवेश करना चाहेगा तो कहां करेगा? आप साफ मना कर दीजिए कि नहीं, केवल गैरसैंण की राजधानी, केवल ग्रीष्मकालीन राजधानी रहेगी, चैप्टर क्लोज, लेकिन हर चुनाव में उसकी चुरकी छोड़ देंगे। आज इसलिए सरकार की एक बात मुझे तो विश्वास नहीं होता, अगर कौशिक जी अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे, और मैं जपेंद्र जी से भी कहूंगा कि एक काम तो ऐसा हो कि जो सरकार कहे कि हमने कर चुके हैं, करने वाले हैं, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, अभी रविंद्र जी से हम जवाब, माफ कीजिएगा, जपेंद्र जी से हम जवाब लेंगे, उससे पहले ठीक है जपेंद्र जी आप बोल लीजिए, उसके बाद शांति प्रसाद जी के पास में जाते हैं। कुछ कह रहे जपेंद्र जी? कांग्रेस के पास इतने अच्छे स्क्रिप्ट एक एक करके अब सुन लीजिए आशीष जी, अभी आपने बोला, आप सुनिए थोड़ा सा। आप अपनी बताइए। हाँ आशीष जी अब उनको बोलने तो दीजिए, अब उनको बोलने तो दीजिए, आप शांत हो जाइए। ये गलत बात, ये कांग्रेस पे नहीं बोलेगा, कांग्रेस पे डिबेट नहीं है, कांग्रेस पे डिबेट है, कांग्रेस पे बताइए। आशीष जी ऐसे नहीं होता ना, आपने अपनी बारे में बोला, वो बीच में नहीं बोल रहे थे, आपको जो भी बोलना है वो कंप्लीट कर ले, फिर आप बोल लीजिएगा। ऐसे दोनों एक साथ बोलेंगे तो बात नहीं हो पाती है। मेरा केवल एक सवाल है, हाँ, कि जो जवाब इन्हें प्रवासी सम्मेलन पर देना है, जो मेरे बात में कोई इनको कहना है वो कहें। ये कांग्रेस का बायोडाटा इनसे नहीं मांग रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब उनको बोलने तो दीजिए, शुरू तो करने दीजिए, शुरू तो करने दीजिए। ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी करते हैं, सवाल होता है आपके अपने कार्यकाल पर, लेकिन गिनाते हैं बीजेपी के समय में क्या हुआ, ये थोड़ी पूछते हैं हम। ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, प्रवक्ता है आप भी और वो भी। ठीक है, सुनने दीजिए। आप आशीष जी आप भी सुनिए, जवाब ले लीजिए उनसे। बोलिए जपेंद्र जी, बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिएगा सर। अब ऐसी परंपरा तो नहीं आ सकती कि कांग्रेस जो चाहे वो हम बोले। चलिए अब सर मुद्दे पर आइए। वो हम बोले, हाँ। जो आप बोलते हो हम सुनते हैं। अब हम काउंटर कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सहज रहिए, थोड़ा सा बोलिए, मुद्दे पर आइए जपेंद्र जी। हो गया दो चीजें जी, हो गया। अब बस मेन उस पे आने। देखिए इतनी अच्छी जो स्क्रिप्ट अभी हम सब लोगों ने ऑन स्क्रीन सुनी, हम फिर बाद में बार बार कह रहे हैं स्क्रिप्ट थी। अच्छा। अगर इतना ही कांग्रेस के वक्तव्य में और स्क्रिप्ट में दम होता, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तराखंड की जनता 2 बार मौका न देती। इस प्रदेश के अंदर कर रहा हूँ, नहीं मेरी आपत्ति है, मेरी आपत्ति है कि धार्मिक काम पे चुनाव नहीं जीत रहे, धार्मिक ध्रुवीकरण पे चुनाव जीतते हैं, झूठ बोलते हैं यहाँ पे। आशीष जी आप अपनी बारी में ये बात बोल सकते हैं ना। आशीष जी सुनिए,
ठीक है, धार्मिक नहीं ध्रुवीकरण पे चुनाव जीतते हैं और ठीक ये है, बार-बार वो इस कुछ बात भी को करते हैं कहते आप, चुनाव जीत लेकिन रहे हैं। डिबेट नहीं, का गलत एक बात तरीका होता है ना। नहीं, कुछ भी आशीष जी, करें। आप आशीष जी, डिबेट में केवल वो बात बताइए कि प्रवासी सम्मेलन में नहीं तो आप नहीं तो क्या कहना आपको चाहते अगर हैं? कोई आपत्ति दर्ज इसके करानी है बाद तो बीच में ही दर्ज इनके कराएंगे। भाषण की डिबेट में भागवत बैठने कथा बोलने सुनने का के एक लिए तरीका बैठे होता है ना सर, थोड़ा उस चीज का तो पालन नहीं, करिए ना। देखिए नहीं देखिए बाहर नहीं, हर आप डिबेट बोल में रहे थे, बोला आपकी जाता है। आपकी बातचीत में किसी ने भागवत बीच वो में बोला, बातें करेंगे नहीं। आपकी और बातचीत बार-बार में कहा किसी ने कि आपको ऐसी बीच में बातें बोला क्या? अरे ये वो गलत बार-बार बात है। आप बात आप समय व्यर्थ करा रहे हैं आशीष जी, आप समय व्यर्थ करा रहे हैं, बार बार आप बीच में बोल रहे हैं। आप जब बोलते हैं कोई बीच में नहीं बोलता, ये गलत बात है। आपको जो भी आपत्ति दर्ज करानी है सर कंप्लीट करने दीजिए, फिर बोलिए। डिबेट में जब दो लोग एक साथ बोलते हैं, दोनों में से किसी की भी आवाज नहीं आती, वो समय व्यर्थ जाता है। ये तो समझ रखिए कम से कम। आप, मैं ये नहीं कह रही आप कुछ बोलिए मत, आपत्ति दर्ज कराइए, लेकिन उसके लिए एक तरीका है सर। प्लीज उस चीज का, जपेंद्र जी आप जल्दी कंप्लीट करिए और प्लीज आप भी सीधा मुद्दे पर आइए। भागवत का जिक्र कर दिया हमारे साथी प्रवक्ता ने। हाँ। तो भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण ने लिखा है, अगर उसका पूर्ववर्ती सरकार ने, कांग्रेस ने पहले ही भगवत गीता पढ़ी होती, भगवत गीता के अनुसार इस देश के अंदर राजनीति को आगे बढ़ाया होता, तो आज कांग्रेस की सनातन विरोधी छवि ना बनती। आज कांग्रेस जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति करके, क्षेत्रवाद की राजनीति करके इस देश को इतने वर्षों तक बेवकूफ बनाती आई है, तो आज जनता के आंखों से वो चश्मा ना उतरता। तो भागवत गीता हमें यह सिखाती है कि आपको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रता के साथ कैसे आगे बढ़ना चाहिए, अपनी राष्ट्रता को मजबूत करते हुए, राष्ट्र को मजबूत करते हुए हमारी जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उनके अनुसार सरकारों को कैसा काम करना चाहिए, इसका साक्षात परिणाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के बाद से केंद्र में और राज्यों में है। और यही एक सबसे बड़ा कारण था कि उत्तराखंड की जनता ने भी दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनकर उस भरोसे पर मोहर लगाई। और हमारे ऊपर प्रेशर है उस भरोसे का, और निरंतर उस भरोसे की मान मर्यादा को कायम रखने के लिए उत्तराखंड वासियों की अस्मिता को और उनके मान सम्मान को कायम रखने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर काम कर रही है। और हम पूरे विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि अगली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति, हमारे जनप्रतिनिधियों के प्रति और इस चुनाव में भी जनप्रतिनिधियों के प्रति निश्चित तौर पर जनता का भरोसा निकलकर सामने आएगा और एक बार फिर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब आशीष जी के पास बाद में जाएंगे, पहले शांति प्रसाद जी के पास वापस जाते हैं। शांति प्रसाद जी, कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, क्या वो थोड़ा जल्दबाजी में नहीं उठा रही है, या विपक्ष में आप भी बैठे हैं, हम आपकी तरफ से भी ये सवाल मतलब आपसे भी जवाब चाहते हैं कि क्या थोड़ा इंतजार नहीं करना चाहिए? प्रवासियों को लेकर सरकार ने जो कदम बढ़ाए, रविन्द्रनाथ जी का कहना है कि थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज अगर सरकार करती है तो बस उस पर विरोध करना चाहिए, पहले पूरा तो होने दीजिए, पहले देखिए तो कर क्या रहे हैं, उससे पहले ही विपक्षों का विरोध करने लग जाना कितना ठीक है? देखिए गरिमा जी, ये विरोध नहीं है। आप डिबेट जो करा रही हैं, ये आप भी 24 साल का रिकॉर्ड देखकर ही तो सवाल खड़े हों ना हों इसके लिए डिबेट करा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले जितने भी जनहित के प्रोग्राम किए हैं, भाजपा के प्रवक्ता को तो आके बताना चाहिए ना कि पिछली बार इन्वेस्टर समिट किया था, इतने लाख करोड़ का इन्वेस्ट हुआ, इतने लाख लोगों को रोजगार मिला, इतनी भूमि में इंडस्ट्री खड़ी हुई, इतनी कृषि भूमि हमने जो है विकास के नाम पर जो है इंडस्ट्रियल बना दी। ये कुछ नहीं, खाली कांग्रेस ऐसी, कांग्रेस खराब, ये कह के काम नहीं चलेगा। और गरिमा जी, आपने जो डिबेट करी है, क्योंकि आपको भी शक है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय पर जिस तरीके से जनता का ध्यान भटकाती है, मैं पूछना चाहता हूं, ये किन प्रवासियों को यहाँ उत्तराखंड में ला रहे? पासवान को? नहीं तो क्या ये निकाय से दिमाग भटकाने के लिए हो रहा है? क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल। अब इन्वेस्टर समिट जो प्रवासियों की जो है सम्मेलन करा रहे हैं, तो भाजपा ये बताए कि ऋषिकेश में कौन सा प्रवासी को चुनाव लड़ा रहे हैं आप? यहाँ उत्तराखंड के अंदर पर्वतीय मूल का आदमी बोलने लग गया कि भैया 5 रुपए की रसीद कटाओ, भाजपा के नेताओं को पोषित करो, जमीनें घोटाले करो, रेत बजरी बेचो और उसके बाद फिर टिकट लेके फिर मेयर भी बन जाओ। अगर यही राजनीति है तो सवाल हमारा क्षेत्रीय दल होने के नाते खड़ा करना बनता है। और वाकई इनको प्रवासियों की चिंता है तो ये श्वेत पत्र जारी करें ना कि 15 साल में हमने इतने लाख प्रवासियों को उत्तराखंड के अंदर जमीन आवंटित करी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए उनको आर्थिक लोन दिया, और इतने लाख करोड़ का लोन देकर इतने लाख लोगों को हमने आर्थिक संपन्न उत्तराखंड में बनाया।
अरे खाली जुमलों के सहारे राज्य को चला रहे हो, नहीं चलेगा भाई। हमारे पहाड़ के लोग सर्विस क्लास लोग हैं, सीधे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों को राष्ट्र के नाम पर वोट दिया है और उसका परिणाम यह निकला है कि 1 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज हो गया, नौकरियां सरेआम बिक गई, गांव गांव शराब, भांग, अफीम, इसका नशे का कारोबार पहाड़ों में हो गया है, देवभूमि को शराब भूमि बना दिया है। और चुनाव के टाइम पर जब आपके ऊपर उंगलियां उठती हैं तो आप इस तरीके के नौटंकियां करते हो, तब तो ये सवाल बन रहे हैं। हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको देवनगरी, योग नगरी, ऋषिकेश में किसी योगाचार्यों को लड़ा देते, किसी महंत को लड़ा देते, तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई इस राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति बड़ी चिंतित है। अरे आपने एक ऐसे बिहारी को लड़ा दिया जो अपना नाम नहीं लिख पा रहा। आपने एक ऐसे बिहारी को मेयर का टिकट दे दिया जिसके ऊपर रेत बजरी चोरी के आरोप हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपको यहां पर, और आपको गरिमा जी बता दूं, जो भाजपा ये कहती है बटोगे तो कटोगे, यहां पर आपको देखना हो भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती, तो बिहार के तमाम मुस्लिम लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर अपनी टैक्सी के और अपने ऑटो के पीछे, अपने ठेली के पीछे, पासवान एक बिहारी सब पे भारी, ये भाजपा के मुसलमान यहां पर कर रहे हैं। कहने का मतलब है जैसे ही बिहारी को टिकट मिला, मुसलमान क्या, रेडी ठेली वाले क्या, ठीक है, सारे एक हो गए, भाजपा जिंदाबाद। अब इनको मुस्लिम नहीं दिख रहे। वो कहने का मतलब है कि ये भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए कुछ भी कर देगी। ये वोट के लिए, ठीक है, यानी सब कुछ चुनावी उसमें रंगा हुआ रंगा आपको नजर आ रहा है। चलिए, चुनावी है, ठीक है सर। ये मेरी बात सत्य नहीं है तो ऋषिकेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार के तमाम मुसलमान पासवान जिंदाबाद कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ का जो मूल निवासी है, चाहे फिर वो गुप्ता है, अग्रवाल है, वो भी व्यथित है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं, रविंद्र जी से जवाब, अरे जपेंद्र जी से हम जवाब लेंगे, माफ कीजिएगा। आशीष जी कुछ कह रहे हैं क्या? जल्दी से, अगर बस 10 सेकंड में आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर जवाब लेंगे। हाँ जपेंद्र जी, मैं आ रही हूँ आपके पास में, एक बार आशीष जी की भी बात सुन लीजिए, दोनों लगभग एक ही बात कह रहे हैं। मैं जो शिव प्रसाद जी ने बात की, मैं इसी में एक बात और जोड़ रहा हूँ। अभी उत्तराखंड राज्य में नगर निकायों का आरक्षण हुआ। नगर निकाय एक्ट के और जो ब्रह्म सिंह वर्मा आयोग के रिपोर्ट के अनुसार जो आरक्षण हुए, क्योंकि 11 नगर निगम हुए तो पहली बार आरक्षण होगा, कुछ नगर पंचायतें, नगर पालिकाओं की संख्या घटी बढ़ी है, तो जब पहली बार कोई आरक्षण होता है तो नगर पंचायत एक्ट के अनुसार सबसे अधिक ओबीसी, सबसे अधिक एससी जहां पर होंगे उन सीटों का आरक्षण करना था। सरकार ने अपना वो आरक्षण भी सही ढंग से नहीं किया। जब सही ढंग से नहीं किया तो वो समस्याएं आई जिनका जिक्र अभी शांति प्रसाद जी ने किया है। आप एक तरफ एक मुंह से बोलते हो कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, भूमि कानून लाएंगे, सशक्त कानून लाएंगे, दूसरी तरफ आपने उत्तराखंड की मैक्सिमम जमीनों को नगर निकायों में इंक्लूड कर लिया, देहरादून के 15-15 किलोमीटर दूर तक के गांव को शामिल कर लिया। आपका उद्देश्य केवल माफियाओं को सपोर्ट करने का है, आपका उद्देश्य राज्य के नागरिक को, राज्य के युवा को मजबूत करने का नहीं है। हमारी सोच ये है कि राज्य का नागरिक सरकार से 2 रुपए का कर्ज लेकर एक ऐसा चीज मैन्युफैक्चर करे जो हिंदुस्तान के भी बाजार में बिके, दुनिया के भी बाजार में बिके। उत्तराखंड का नाम तब होगा, उत्तराखंड का नाम भीख का कटोरा लेकर भीख मांगने से कि आप हमारे थोड़े से पैसे दे दो, एक गांव को गोद ले लो, हमें थोड़े से कंबल बांट दो, हमें थोड़ा सा चावल खिला दो, ऐसे भीख मांगने से नहीं होगा। ये तो मुख्यमंत्री भीख का कटोरा लेकर जिस तरह से अब जवाब ले लीजिए, बेइज्जती करा रहे हैं हमारी। ठीक है जपेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ चुनाव के लिए हो रहा है, ये आरोप लग रहा है, सब कुछ निकाय के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। हम सबसे पहले हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता के बयान के बाद एक चीज में तो हम 100% श्योर हो गए कि कांग्रेस के अभी जितने भी हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों रीतियों के ऊपर प्रहार करते हैं, तो अभी उनकी राजनीतिक समझ का दायरा जो है निश्चित तौर पर वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला है। अभी कांग्रेस निश्चित तौर पर जनता के दिलों से बहुत लंबे वर्षों तक दूर रहने वाली है। अब दूसरी तरफ हम अपने शांति जी की बात पे आ जाए, तो शांति जी को जो जिस तरह से एकदम क्षेत्रवाद पे शांति जी आ जाते हैं, तो शांति जी को ये एहसास होना चाहिए क्षेत्रवाद किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी समाज के लिए अच्छी बात नहीं है।
केवल और केवल अपनी 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 अगर हम बात करेंगे तो हम निश्चित तौर पर हम एक आइसोलेटेड उसमें आ जाएंगे और हम अपने आसपास के दायरे में जो हमारी और जातियां हैं और हमारे लोग मुसलमान प्यारे हैं आपको, ये बताइए यार सुनो आप ये बताइए, वोट के लिए मुसलमान प्यारे हैं, फिर क्यों कहते हो बटोगे तो कटोगे? वोट के लिए मुसलमान प्यारे हो गए? मुसलमान तो ठीक है शांति प्रसाद जी, सुन लीजिए उनको, सुन लीजिए ठीक है। हमें एक बात समझ में नहीं आती। मुसलमान तो मैं समर्थन कर रहे हैं, हम तो अच्छी बात कर रहे हैं कि मुसलमान बढ़िया है, देश की एकता में भाजपा एक नजीर पेश कर रही है, मुसलमानों को भी अपनी पार्टी में मिला रही है, अच्छी बात तो कर रहे हैं। फिर सर सुनिए तो शांति प्रसाद जी, सुन तो लीजिए वो क्या कह रहे हैं, आपके जवाब में ही बोल रहे हैं। गरिमा जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इतने आरोप, इतने प्रहार होते हैं, लेकिन हम कभी विचलित नहीं होते, क्योंकि हम सब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अरे भाई सुन तो लो ना यार। हाँ ठीक है, प्लीज आशीष जी आपने फिर वही चीज शुरू कर दी, गलत बात है ये, प्लीज आप लोगों से विनती है अपनी बारी में ही बोले सर। अगर ये विषय पे बात करेंगे तो मुझे जरूरत पड़ेगी सर, विषय पर ही बात करने के लिए हमने बुलाया है, प्लीज जपेन जी। हमें ये बहुत अच्छी तरह से ये आभास है कि आज अगर आजादी के 70 वर्षों तक कांग्रेस ने देश को विकासशील रखा, तो ये कांग्रेस के एक आम आदमी और आम कार्यकर्ता का जहन विकासशील आज भी बना हुआ है। और दूसरी तरफ 2014 के बाद निरंतर भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि विकासशील भारत को विकसित भारत की तर्ज पर आगे ले जाके दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करना, और ये हुआ भी है। 2024 से पहले आज भारत की स्थिति दुनिया के अंदर एक ग्लोबल आपका प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बदली है। आज भारतीय होने के मायने बदले हैं, आज भारतीय होने के जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान है वो बदली है। तो हम ये प्रयास करते हैं कि भाई हम ये नहीं सोचते कि आप कांग्रेस के, हम कहते हैं अपना मानसिक दायरा बड़ा करो, अपनी ये जो सोच का दायरा है इसे विकासशील से विकसित माइंडसेट की तरफ लाके आप अपने विचारों में, आप अपने बोलों में, आप अपने शब्दों में कम से कम इसमें तो परिपक्वता लाइए। जब तक आपकी इसमें परिपक्वता नहीं आएगी तब तक जनता कैसे समझेगी कि अभी आपका जहन पूरी तरह से विकसित नहीं है, आपका एजेंडा क्लियर नहीं है, आपका विजन क्लियर नहीं है, तो कैसे जनता आपको चुनेगी? ठीक है सर, जनता पार्टी एक छोटी सी प्रतिक्रिया जल्दी से, और जनता का प्रेम हासिल कर रही है। ठीक है जपेन जी, अब छोटी सी प्रतिक्रिया एक रविंद्रनाथ जी से हम चाहेंगे। रविंद्रनाथ जी, क्या ये सब कुछ सिर्फ चुनाव के लिए सरकार कर रही है? आपने पहले जवाब में कहा था कि विपक्ष को भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, हम आपसे सत्ता पक्ष के लिहाज से पूछ रहे हैं, क्या सब कुछ चुनावी तो नहीं हो सकता? नहीं, खैर इसमें चुनाव में क्या लाभ होने वाला है मेरे समझ में बात नहीं आ रही है। अगर प्रवासी सम्मेलन होता है तो प्रवासी जो है कौन सा कोई वोट बैंक है यहाँ पे जो आपकी जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी को बिल्कुल, फिर विपक्ष किस बिना पर आरोप लगा रहा है ये बड़े? अभी जो है वो जो हमारे भट्ट जी बोल रहे थे उपरांत के, हाँ, उन्होंने ऋषिकेश में पासवान एक प्रत्याशी पे आपत्ति की। बेहतर होता कि हमें बताते भट्ट जी कि भाई उपरांत भी चुनाव लड़ रही है नहीं लड़ रही है, उन्होंने वहां कोई प्रत्याशी उतारा है नहीं उतारा है, प्रत्याशी है तो कौन है वो? भैया आप जो है दूसरों की आपत्ति कर रहे हो, आप अपनी बात करते ना कि भाई हम जो है ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे मुद्दे ये हैं, इस बात पे हमारी आपत्ति ये है, तो उस आपके जो है वो ज्यादा बेहतर हो। और बाकी तो जो है वो प्रवासी सम्मेलन में क्या होता है तो वो तो ठीक है आपकी देखने की बात है। बिल्कुल, थोड़ा इंतजार करना चाहिए, तस्वीरें साफ हो जाएंगी उसके बाद ही मुझे लगता है कोई प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ठीक रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो प्रवासियों का मेला होगा, लेकिन क्या ये सब कुछ चुनावी खेला है? विपक्ष की ओर से बड़े आरोप सत्ता पर लगाए जा रहे हैं, और दूसरा ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ चुनाव में आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। सच क्या है कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।